और बच्चों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला लेक्चर होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, किस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड हुए हैं। प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, या और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे कुछ कंपाउंड ऑब्टेंड हुए हैं। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड ऑब्टेंड हुए हैं जो नॉन लिविंग है, जैसे रॉक और मिनरल्स, इनसे भी बहुत सारे कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक जो ब्रांच है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जे बर्जीलियस, जॉन्स जैकोब बर्जीलियस। इन्होंने केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, इन्होंने बताया। और ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जो रॉक, मिनरल्स या ओर से ऑब्टेंड होते हैं, मतलब नॉन लिविंग मैटर से ऑब्टेंड होते हैं, उनको हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन्स जैकोब बर्जीलियस। जोन्स जैकोब बर्जीलियस, जोन्स जैकोब बर्जीलियस पहली बार केमिस्ट्री टर्म यूज किए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। एक को इन्होंने बोला लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसी को बोल सकते हैं वंस लिविंग मैटर, वंस लिविंग मैटर। दूसरे पार्ट को नॉन लिविंग मैटर बोला गया, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मॉलिक्यूल ऑब्टेंड होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो नॉन लिविंग मैटर से ऑब्टेंड होते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पहले के ज़माने में मेडिसिन की तरह यूज किए जाते थे, क्योंकि उसमें वो केमिकल कंपोजिशन होते थे, लेकिन पहले पता नहीं रहता था। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो एक प्लांट है बिलो बार्क, उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसके आउटर कवरिंग को पेस्ट बना करके जहाँ पर दर्द हो रहा हो शरीर में लगा लिया जाए तो वो दर्द दूर हो जाता था। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, बिलो बार्क। और उस इसमें वही कंपोजिशन पाया जाता है जो एस्प्रिन में पाया जाता है, एस्प्रिन। तो ये जो बिलो बार्क है, ये पेन किलर की तरह यूज किया जाता था, पेन किलर की तरह यूज किया जाता था। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ध्यान से, रॉक, रॉक से जो मिनरल्स ऑब्टेंड होते हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
और से जो ऑब्टेंड होते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। और मिनरल्स, अब बात करेंगे जे बर्जीलियस की। जे बर्जीलियस ने 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और उसमें ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेंड हो सकते हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। तो पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस या गॉड गिवन पावर की ज़रूरत होती है और ये चीज़ लैब में नहीं पाई जाएगी, नॉन लिविंग मैटर में नहीं पाई जाती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होंगे, नॉन लिविंग मैटर में नहीं बनाए जा सकते, लैब में नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, लिखते हैं। जे वर्जीलियस डेवलप्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इन early 19th century, in early 19th century, which state that which state that organic compound organic compound cannot be created in a lab because 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 they required a mysterious forces or God given power, God given power that is that is only found in living organism. अकॉर्डिंग टू वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया, उसमें यह बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेंगे क्योंकि वहाँ पर मिस्टीरियस फोर्सेस या गॉड गिवन पावर की ज़रूरत होती है और ये चीज़ लैब में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फ्रेडरिक ओलर। फ्रेडरिक ओलर फ्रेडरिक ओलर 1828 में, फ्रेडरिक ओलर 1828 में। फ्रेडरिक ओलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है। फ्रेडरिक ओलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ओलर एक बार लैब में
बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ठीक है। लैब में ये अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। अमोनियम साइनेट होता क्या है? NH4OCN, अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये लैब में अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। तो वहां पर कौन कौन सा कंपोजिशन यूज किए थे इसको बनाने के लिए? उन्होंने यूज किया था बेटा, उन्होंने एक कंटेनर में लिया सिल्वर साइनेट, इसका नाम है सिल्वर साइनेट। और दूसरे कंटेनर में उन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ही हैं और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिए गए। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिए गए। जब दोनों को मिक्स किया गया तो यहाँ पर AgCl सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया और यहाँ पर डिजॉल्व स्टेट में अमोनियम साइनेट ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AgCl को फिल्टर कर लिया गया। यहाँ से AgCl को फिल्टर कर लिया गया। अब कंटेनर में यहाँ पर बचा, अब यहाँ पर कंटेनर में बचा एक्वस अमोनियम साइनेट, एक्वस अमोनियम साइनेट। और इस एक्वस अमोनियम साइनेट को हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस पर। एक्वस अमोनियम साइनेट को हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ, यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ NH2CO NH2, NH2CO NH2। यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ NH2CO NH2, जो कि यूरिया का फार्मूला है। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट और जैसे ही इसको हीट किया उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट होकर के यूरिया बना दिए। मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। तो ध्यान दे रखना, ये अमोनियम साइनेट क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जबकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ये लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो उन्होंने सोचा, वर्जिलियस ने तो बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दिए रखना, ये बाई चांस बना है। ये यूरिया नहीं बनाना चाह रहे थे, ये बनाना चाह रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम है अमोनियम साइनेट। लेकिन वहां पर बाई चांस क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो वर्जिलियस ने जो थ्योरी दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, उस थ्योरी को पहली बार वोलर ने डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि उन्होंने देखा कि तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, और ये लैब में बन गया और इनऑर्गेनिक से बना है।
और इस चीज़ को वर्जिलियस ने विरोध किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं लैब में, जबकि इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, बाई चांस ही बना लेकिन बना तो। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, AgOCl एक्वस प्लस अमोनियम क्लोराइड aqueous, this gives out AgCl solid, और यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम साइनेट एक्वस। ठीक है, उसके बाद इस अमोनियम साइनेट को हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हुआ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का रीअरेंजमेंट हुआ और बन गया यहाँ पर यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया, ठीक है, और ये क्या है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो ये ध्यान दिए रखना, अमोनियम साइनेट से क्या बन गया, यूरिया। तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अपनी थ्योरी से इन्होंने दो कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने और क्या बताई कि यहाँ पर एटम का रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इनकी थ्योरी में दो कंक्लूजन निकले हैं, तो इनको हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने लैब में बना दिया, इसका मतलब इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। यहीं पर लिख दे रहे हैं, इट discarded vital force theory। इट डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे हम वाइटलिज्म बोल सकते हैं, जिसे हम वाइटलिज्म भी बोला जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटलिज्म भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है?
दूसरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया, क्योंकि यहाँ पर एटम का रीअरेंजमेंट होकर के दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। इसे बोलते हैं एक दूसरे के आइसोमर। तो उन्होंने आइसो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। यह है अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला, और ये है यूरिया। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, कार्बन एक है, नाइट्रोजन दो है, हाइड्रोजन फोर है, और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कार्बन एक है, नाइट्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के चार एटम है, और ऑक्सीजन के एक एटम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसलिए एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर, आइसोमर। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। आइसोमर होता क्या है, तो ध्यान से देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट एट लीस्ट वन प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोमर बोलते हैं। और फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक चैप्टर है आइसोमेरिज्म, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा नॉमेनक्लेचर के बाद। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिफिनीशन। कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट compound having same molecular formula but having at least one differences। ठीक है, बाकी आइसोमर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है। तो ये बातें इन्होंने बताई। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है कोल्बे, कोल्बे 1845 में, 1845। और एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है बर्थिलोट, 1856 में, 1856 में। दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने भी क्या किया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। कोल्बे ने क्या बनाया, कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड। कोल्बे ने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड, सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड। फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, और बर्थिलोट ने बनाया मीथेन, तो सिंथेसाइज्ड मीथेन, मीथेन CH4। ये भी इनऑर्गेनिक सोर्स से ही बनाया गया है।
ये भी इनऑर्गेनिक सोर्स से ही बनाया गया है। ठीक है, तो जब दो साइंटिस्ट ने और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया लैब में, तो जो वर्जीलियस ने थ्योरी दी थी, बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि ठीक है ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो और साइंटिस्ट ने बनाया तो लोगों को मानना पड़ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। और इस तरह से जो वर्जीलियस की थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं इसी बारे में, दैट द बिलीफ in vital force theory was rejected and it was shown that organic compound could be synthesized from inorganic sources। ठीक है, तो लोगों का जो बिलीफ था वाइटल फोर्स थ्योरी में, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया और ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सोर्स से लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिफिनीशन है वो बदल गई। ये जो डिफिनीशन थी स्टार्टिंग में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसी कंपाउंड को स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होंगे, लैब में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब जो डिफिनीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो कार्बन के कंपाउंड को, दोबारा सुनो, कार्बन के कंपाउंड के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a study of carbon compound। तो कार्बन के कंपाउंड के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ गए ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड बता दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन 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 क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ऐसे टाइप के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अगर मान लो एक भी एटम अगर ऑक्सीजन का मिल गया, या उसमें एक एटम नाइट्रोजन का आ गया, या उसमें एक एटम फास्फोरस का आ गया, या सल्फर का आ गया, या किसी हैलोजन का एटम आ गया, इसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इनमें से अगर कोई एटम पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो दोबारा सुन लो, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन,
और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अगर इनमें से कोई भी एटम अगर आ जाए तो उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। तो ये ध्यान दिए रखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म सीखते हैं, एक टर्म सीखते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन होता क्या है? ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, यही से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है, इसको बहुत अच्छे से सीखना। तो हेडिंग है टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट हेडिंग है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है, ये अपने को अच्छे से समझना है। सबसे बेसिक बातें हम यहाँ पर करेंगे, जिसे कार्बन के एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4। इसके आउटर सेल में, इसके आउटर सेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2,4। सबसे बाहर वाली सेल को क्या बोलते हैं? आउटर सेल। आउटर सेल या इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। आउटर सेल या वैलेंस सेल। अच्छा, आउटर सेल या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 4। कार्बन के आउटर सेल या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सेल लेवल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब सेल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ये हो जाएगा 1s, इसके बाद होगा 2s, इसके बाद होगा 2p। 1s के पास एक ऑर्बिटल होता है, 2s के पास भी एक ऑर्बिटल होता है, जबकि p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो s में एक ऑर्बिटल है तो उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये जो हाफ एरो है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हाफ एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब यहाँ पर बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गए। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है। लेकिन ध्यान से देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ाया गया है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, दोबारा सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुन्स रूल बताया गया है और उसमें ये बताया गया है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिपीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ही ऑर्बिट में रख, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में रख दो और उसके बाद दोनों ऑर्बिटल खाली रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। इस समय कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस समय 2 ही बॉन्ड बनाएगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस ऑर्बिटल का नाम होता है, इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं 2px, इसको बोलते हैं 2py, इसको बोलते हैं 2pz। 2pz। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब क्या होगा, अगर थोड़ी सी इसको एनर्जी जब मिलेगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से एक्साइट करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1s 2s 2p। फर्स्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल है 2s और 2p। अब इसमें बचा एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2py, इसका नाम है 2pz। ये ऑर्बिटल का नाम है। ऐसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब एक्साइटेड स्टेट में देखो ध्यान से, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो उसके आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अगर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। मतलब चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंसी है ये क्या होगी, 4। इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 4। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक नोड पॉइंट की बात करेंगे। एक्चुअल में ये टॉपिक जो है जो हम बताने जा रहे हैं वो पढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल, लेकिन बेसिक कुछ हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जिससे ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोड पॉइंट लिखते हैं। नोड का फर्स्ट पॉइंट है कार्बन, कार्बन है और कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करे। तो देखो ध्यान से, कार्बन जब यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनाता है कार्बन +4 और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस समय जो इसको एनर्जी देना पड़ता है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ऐसे ऐसे करके चारों इलेक्ट्रॉन निकालना है, और चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसीलिए ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन निकालना, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए, ये काम इतना आसान नहीं है। दूसरी बात और बताएं, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ये भी काम कर सकता है, ये एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कार्बन -4 बना दे, कार्बन -4 बना दे। तो यहाँ पर जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करता है तो उस समय जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऐसे करके ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास टोटल 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। और जबकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो 4 ये और पहले से जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 प्रोटॉन कार्बन के पास है, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पहले से थे और 4 और इसने गेन किया, 6 4 10। और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान दिए रखना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम समझें तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसे बोलेंगे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, ऐसे ऐसे करके सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है। इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसी बात को अपने को यहां पर लिखना है। टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, to achieve noble gas configuration, carbon atom cannot cannot lose or gain
four electrons, four electrons to form carbon plus 4 and carbon minus 4 ions, because 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 these processes because these processes required required a amount of energy large amount of एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो अब करेगा क्या, वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एटम से। तो यहां पर लिख लेते हैं नई लाइन से, देयरफॉर कार्बन अचीव नोबल गैस configuration only by carbon achieve noble gas configuration only by sharing electron with other atoms and it form covalent bond और बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। नोट का सेकेंड पॉइंट है, तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से वो शेयरिंग करेगा और इस तरह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट, और फिनोमेना को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन है और किसी अदर एटम से 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, इस तरह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन कैन कंप्लीट its octet by sharing its valence electron with electrons of other atoms. List of this tendency of carbon to form 4 covalent bond, this tendency of carbon to form 4
कोवेलेंट बॉन्ड, 4 covalent bond is known as tetravalency of कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, जिसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जिसे में मान लो मीथेन बनाना है, अपने को मीथेन बनाना है, तो देखो ध्यान से, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा दे रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करो या डॉट से रिप्रेजेंट करो। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास क्रॉस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग। तो कार्बन भी इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट कर लेगा। यहाँ हो गया कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होगी, कोवैलेंसी कार्बन की। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान दिए रखना, कार्बन अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एटम से और वहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे जो कल पढ़ाएं, अगले टर्न पर हम जो पढ़ाएं वो अपने को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो और मस्त रहो बेटा।